हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो टेंथ का एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग टेंथ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किए होंगे। तो अब आप लोग नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ क्लास 11th में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो इनमें से तो आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके होंगे कि हमको क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मैथ लेना है, साइंस लेना है, फिजिक्स लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ लें, फिजिक्स लें कि नहीं लें, है ना। तो देखो, जो ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन जिनके मन में है कि मैथ लेना चाहिए या फिजिक्स लें कि नहीं लें, ठीक ना, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम में अगर आप मैथ में अच्छा किए हो, बहुत अच्छा नहीं भी किए हो, अगर अच्छा किए हो, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा गया है, ठीक, तो आप ज़रूर ही साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। साइंस सब्जेक्ट मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रूर लीजिए, ठीक है। या एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेके पढ़िए, ठीक है। अगर मैथ अच्छा नहीं लगता है बहुत अच्छा तो कम से कम फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट जरूर रखिए आप, 1 सब्जेक्ट अपना। लेकिन हम तो कहेंगे कि जिस बच्चे का सपना है IIT का या जिस बच्चे का सपना है NDA करने का, तो वो ज़रूर मैथ लो, क्योंकि मैथ लेने से आपका फिजिक्स को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, हम साइंस सब्जेक्ट लेने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट लेने से आपको जो है एक, देखो, ऐसे आर्ट्स सब्जेक्ट लेके पढ़ लोगे या आप कॉमर्स लेके पढ़ सकते हो, लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे तो तुमको 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल होता है आगे फ्यूचर करियर को चूज करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक साइंटिफिक अप्रोच होता है कोई भी चीज़ को समझने का, कोई भी चीज़ को करने का। समझ में आ रहा है बात। अगर आप +2 तक साइंस से पढ़ लेते हो तो आगे आप बहुत सारी चीज़, चाहे आप आर्ट्स लेके पढ़ना चाहोगे तो भी आप आसानी से डील कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स लेके करना चाहोगे तो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि साइंस सब्जेक्ट आपको बहुत ब्रॉडली सोचने का मौका देता है। समझ में आ रहा है बात। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत यूजफुल होगा, आपको करियर आगे चुनने में, आपको सेलेक्ट करने में भी आसानी होगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर जिस बच्चे के मन में तनिक भी इच्छा है साइंस लेने का, तो वो जरूर अपने आप का मन बना लो और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट जो है थोड़ा मेहनत खोजता है। +2 में आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ आपको ये बहुत बड़ा ब्रॉड करियर ऑप्शन भी देगा, बहुत सारा ऑप्शंस देगा। आप मेडिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप NDA की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही सब नहीं होता भाई, इसके अलावा आप चाहे तो MBA, जिसे देखो आगे जाओगे तो आप MBA का भी करियर चूज करोगे, वहाँ पर भी अगर आप साइंस लगे किए हुए हो तो आपके लिए बहुत ऑप्शन मिलेगा आगे जाने का, ठीक है। अच्छा, आजकल तो ऐसा भी अप्रोच देखा जा रहा है कि बहुत सारा IAS IPS जो बन रहा है, UPSC जो निकाल रहा है, वो भी IITian जो IIT से पास आउट है वो स्टूडेंट निकाल रहा है। इसका आंसर साइंस सब्जेक्ट लेने से आपके पास एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आप जरूर साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा बात पे लेंदी नहीं करते हुए, जो बच्चे ऑलरेडी मूड बना चुके हैं कि हमको हाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेके पढ़ना है, उनके लिए हम आपके लिए एक कोर्स लाए हुए हैं, फुल फ्लेज कोर्स। क्या 11th एंड 12th का पूरा मैथ का जितना भी NCERT प्लस जो भी IIT या जो भी आपके NDA में पूछा जा रहा है, क्योंकि NDA में जो है +2 लेवल का ही, 11th 12th लेवल का ही मैथ पूछा जाता है, ठीक है। और IIT में तो आपको खैर फिजिक्स और मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, और नीट में आपको फिजिक्स पढ़ना ही होता है +2 लेवल के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम तत्काल अभी के लिए जो है मैथ का ऑप्शन लेके आए हुए हैं आपके पास। मैथ का पूरा वीडियो होगा आपके पास क्लास 11th का और क्लास 12th का, ठीक है। तो एक बार फिर से जो बच्चे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमको मैथ लेना है, उनके लिए वेलकम। इसको प्रिंस एकेडमी में फिर से एक बार बहुत हार्टली वेलकम है आपके लिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको जो हम बात करेंगे कि मैथ का सिलेबस आपके यहाँ हम क्या क्या, इस जो पूरा जो हम बात बताए कि मैथ्स का पूरा वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे दूर रहते हैं या जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम उनको हेल्प मिल सके यहाँ से। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा बात नहीं होगा
कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा भी जो भी कुछ अच्छा क्वेश्चन हमको, चाहे वो आर एस अग्रवाल में दिखाई पड़े, आर डी शर्मा में दिखाई पड़े, उसे भी क्वेश्चन हम डील कर दिया करेंगे। और इसके अपार्ट हम आपको जो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आईआईटी में पूछा गया होगा या एनडीए में पूछा जा रहा होगा, उस तरह क्वेश्चन भी हम आपके लिए डील कर दिया करेंगे। ठीक है, कोई डाउट मन में यहाँ तक है? तो आ जाइए, तो हम बात कर रहे हैं आज की मैथ्स के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स का क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले हम आज सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं आज के। ठीक है, तो देखो मैथ का सिलेबस जो है क्लास 11th, हम पहले मेनली फोकस करेंगे 11th के ऊपर भी पढ़े ब्रॉडली, लेकिन +2 में भी क्या क्या पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, उसके बारे में आपको हम बताते हुए अभी चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे क्लास 11th में, वो है आपके पास सेट्स एंड फंक्शन। इसमें मतलब सेट्स क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स क्या है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। देखो ये जो है सेट्स जो है, टोटली सेट्स जो पढ़ना है वो आपको 11th में ही पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन जो होगा वो आपको 11th में बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ना है, अब +12th में और भी डिटेल में पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है 11th और 12th दोनों में कवर अप किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है मन में? कुछ पार्ट 11th में होगा, बेसिक की बात हम 11th में कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 11th में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 11th में अगर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे रिलेशन के बारे में, फिर बात करेंगे रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। कोई डाउट है मन में? इसके बारे में बात किया जाता है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा क्या होगा? सेट्स के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, दूसरा जो बात अब करेंगे हम लोग वो होगा आपका अलजेब्रा। सेकेंड टॉपिक जो होगा आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अलजेब्रा में जो होगा यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में अलजेब्रा हम बात करना है। मेनली ये अलजेब्रा जो है 11th में ही है, मेनली 11th में ही है। इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक आ जाएगा? इसके अंदर में आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपके पास लीनियर इनइक्वेशन। आप 10th क्लास में इक्वेशन के बारे में बात किए थे, अब यहाँ पे हम लोग इनइक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी पता है ना आपको, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का जो बात करते हैं, इक्वल टू, इस तरह से बात जो करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग, हम लोग वीडियो भी बनाए हुए थे रियल नंबर के ऊपर पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। फोर्थ जो आपके पास आ जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी इसको पढ़ते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिख दे पूरा क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस सारा का सारा टॉपिक जो आप देख रहे हो ये आईआईटी के लिए बहुत, आईआईटी और एनडीए, आईआईटी और एनडीए सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट से भी क्वेश्चन पूछा आता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था सेट से, रिलेशन से पूछा जाता है, फंक्शन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर 5वां टॉपिक बात किया जाए तो एपीजीपी बात करते थे आप लोग, याद कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। साथ में आप देखिएगा एक नया टॉपिक आप जीपी, एपी आप 10th क्लास में भी पढ़े थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम मिटा भी देंगे भाई, क्योंकि ये अट नहीं पाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा स्पेशल सीरीज के बारे में, कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में बात करेंगे कुछ हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक ये 6 टॉपिक आपको 7 टॉपिक आपको कवर अप करना होगा, इसमें कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, अब देखो इसके बाद देखो ये है 11th का टॉपिक। ये सब इतना किसका टॉपिक है? ये मैथ्स जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 11th के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 11th, याद रखिएगा। तो सब मतलब 11th का टॉपिक बात की है।
ट्वेल्थ में अगर बात करेंगे तो ट्वेल्थ में हमको पढ़ना होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मेनली अलजेब्रा में बहुत छोटा टॉपिक 12th में है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और दूसरा पढ़ना होगा हमको LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बस यही दो चीज़ ऐसा है जो कि अलजेब्रा में 12 में गया हुआ है, बाकी सब कहाँ पे है 11th में ही डाला गया है अलजेब्रा, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर पे आपका, जो कि आपको 11th में ही पढ़ना है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा जो आएगा अब वो कहाँ पे होगा, क्लास 11th में ही है। क्लास 12 में जो है अब वो क्या पढ़ना होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसका इन्वर्स फंक्शन पढ़ना होगा आपको। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, जो फंक्शन में हम लोग बात किए थे, ये फंक्शन आपको 12 में पढ़ेंगे मेन, तो मेनली टाइप ऑफ फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद फिर इन्वर्स फंक्शन, ये सब 12 में पढ़िएगा, ठीक है ना। तो उसी में आप सीखिएगा कि एक स्पेशल केस क्या है, इन्वर्स फंक्शन होता है, वहीं पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? ट्रिगोनोमेट्री थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो आपके पास है, जो आपको पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक जो पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये 2D और 3D इसमें आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको 2D है, 2D मतलब क्या चीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उसके बाद बात किया जाए कोनिक सेक्शन के अंदर आप बात कीजिएगा इसके बारे में, पाराबोला के बारे में बात कीजिएगा, इसी के अंदर में आ जाएगा पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आप कहाँ पढ़िएगा, ये सब चीज, ये तीन टॉपिक जो है ये तीन टॉपिक आप खत्म कीजिएगा कहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कहा जाए, एक्चुअल में 2D जो है 2D ये 11th का टॉपिक है। इसके बाद इसमें आता है 3D, ठीक है। एक इसमें क्या है 3D, 3 डायमेंशनल 3D का बेसिक जो है आपको क्लास 11th में है, बेसिक है 11th में, एक्चुअली में 12th में टॉपिक है, ये कहाँ पे है 12th का टॉपिक है। 3D जो है कहाँ का टॉपिक है, 12th का टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन प्लेन के बारे में, थी स्ट्रेट लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में सब बात करेंगे कहाँ पे, तो 3D में क्लास 10 में बात करेंगे। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है इसके अंदर में आपको, वो है कैलकुलस। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार फिर से, इसको मिटा के क्या नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 3D 5 हो गया। उसके बाद आप इसी में से बनाते चले जाइएगा, मिटाने से बात को, या कि ऊपर लिख दें, चलो ऊपर लिख देते हैं या तो। उसके बाद जो आगे टॉपिक बचा हुआ है वो है मेनली, चलो मिटा ही दें, अच्छा लगेगा क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। आ जाओ, इसके बाद जो 3D के बाद जो बचा हुआ है मेन कैलकुलस, जो बहुत अवेटेड टॉपिक आप लोग सुन के रखते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। हम खुद भी सिखाते हैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने जब फिजिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग का हम फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे भाई, ठीक है। फिजिक्स का वीडियो थ्योरी पार्ट भी होगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा, ठीक है। दोनों पार्ट में हम बात करेंगे इसमें से। अभी पहले हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, फिर फिजिक्स का भी वीडियो हम लाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि हम खुद भी जब फिजिक्स पढ़ाते हैं 11th क्लास को, तो बच्चे को क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पर डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, इंटीग्रेशन सिखाते हैं, वेक्टर सिखाया जाता है। तो एक्चुअली ये सब जो चीज़ है ना, ये सब 12 का पार्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 11th में बेसिक हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या आ गया, कैलकुलस। कैलकुलस में जो हम बात करेंगे, यहाँ पे बेसिक कैलकुलस आपके पास है, क्या क्या चाहिए, लिमिट्स पढ़ना है आपको, डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको, डिफरेंशिएशन मतलब किसका, लेकिन बेसिक लेवल पे, खाली बेसिक लेवल पे डिफरेंशिएशन आपको बात करेगा, ठीक है। बस यही है कैलकुलस में। जबकि एक्चुअल में क्लास 11th के अंदर में बस इतना ही पार्ट है,
ये 11th का जो अगर बात किया जाए तो इतना ही है कैलकुलस। एक्चुअली कैलकुलस टोटल जो है 12th का पार्ट है। कैलकुलस जो है एक्चुअल में कैलकुलस जो है कैलकुलस कहाँ पे है? 12th का पार्ट है, जहां पे आपको डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन तो बात ही बात है, पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, सॉरी, जहां पे आप पहले जैसे यहाँ पे लिमिट पढ़े हैं, इसके बाद आपको क्या आएगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी आता है। कॉन्टिन्यूटी लगता है, स्पेलिंग गलती हो गया, CONTINUITY, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब पूरा AOD इसको बोलते हैं। लिख दें यहाँ पे क्या? तीसरा नंबर में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चौथा इंटीग्रेशन। ये AOD के साथ, ये एक चैप्टर नहीं है भाई, AOD जो तुम देखोगे इसी में 6 चैप्टर अच्छा हुआ, मतलब बचा हुआ है, 6 चैप्टर इसी में रखा हुआ है AOD के अंदर में, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद रेट चेंज पढ़ते हैं, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारा 6 चैप्टर तो इसी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर कर्व इसी के अंदर पढ़ते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन सब चीज़ होता है। फिर एरिया अंडर कर्व, AUC ऑक, उसके बाद पढ़ते हैं इसके में। तुम समझ लो कि ये जो कैलकुलस है क्लास 12th का लगभग 50% वेटेज रखता है। क्लास 12th का लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% का वेटेज रखता है। हाँ, कोई बोल सकता है कि सर 50% नहीं, कम से कम 44, 80 में, CBSE में से 80 क्वेश्चन में से लगभग 35-36 नंबर का क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? तो कैलकुलस से पूछा जाता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं। अब बिहार बोर्ड में तो लगभग 50% रख ही दो, ठीक है। तो ये 50% जो वेटेज है कैलकुलस का ही रहता है, किसमें? 12th में, ठीक है। वैसे भी 2 बुक जब चलेगा आपका कैलकुलस का, सॉरी 2 बुक जब चलता है मैथ का, तो उसमें से पहला बुक में आधा पार्ट और दूसरा बुक में भी आधा पार्ट, पूरा कौन सा है? कैलकुलस ही छाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा ये लास्ट तुम्हारे पास ये टॉपिक बचा रहता है, तुम्हारे पास बचा रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब क्लास 12 का टॉपिक है, खैर इसके बारे में बात नहीं करना हमको। तो क्लास 11th में हमको खाली पढ़ना है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन के बारे में, बेसिक के बारे में, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के लिए हम आपको इंटीग्रेशन बता देंगे, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी उसमें से, ठीक है। उसके बाद बात कर लें तो कैलकुलस हो गया। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कौन सा पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको 11th में ही है, टोटल 11th में है। और प्रोबेबिलिटी जो है आपको बेसिक पढ़ना है 11th में, मेनली बेस जो मेन पढ़ना है तुमको कहाँ पे? मेनली पढ़ना है तुमको कहाँ पे? 12th में। मेनली पढ़ना है आपको 12th में, मेनली पढ़ना है आपको 12th में। मेनली कहाँ कवर होगा? 12th में, जहाँ पे आप पढ़िएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़िएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, अब बेस थ्योरम पढ़िएगा, आगे बहुत सारी चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहाँ पढ़ना है? आपको प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना होगा कहाँ पे? 12th में पढ़ना होगा, ठीक है। बेसिक 11 से शुरू है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सिलेबस आपको है मैथ का हम आपको समझा दिए, ठीक है। जब आपको कहाँ पे आएगा? क्लास 11th के अंदर में आएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि देखो क्लास 10 तक जो है साइंस सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा लो लेवल पे चलता है, लेकिन 12th आते ही जो है लगभग सारा कुछ जो है जो आपको हायर एजुकेशन में काम आएगा वो सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा ये डिफिकल्ट लेवल पे हो जाता है, लेकिन डिफिकल्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अभी से डर जाओगे तो फिर आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस कारण से आप लोग मेहनत करते चलिए। हम तो ये बेसिक वीडियो था आपके लिए हम लाए थे, कैसे हम क्या क्या पढ़ना है आपको समझाने के लिए मैथ का।
तो हम लोग जो अब नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, तो जो पहला टॉपिक हमको बताए थे कि सेट्स होता है, तो हम लोग पहले सेट से ही शुरू करेंगे और उसमें देखते चले जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है या और अदर बुक में है, और उसके बाद कैसे उससे एनडीए या आईआईटी जी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।